अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचिवर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि ऐसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन से हमारी दुनिया को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और इसी के साथ मैंने हंगर की भी आपको रीजन बताई थी। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं ओजोन होल के बारे में कि एक्चुअली में ओजोन होल के साथ हुआ क्या था और ये बनती कैसे है और ये जमीन के किस हिस्से में पाई जाती है। आज मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में डिटेल्ड में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। आखिर में ओजोन लेयर है क्या? बेसिकली ओजोन एक गैस है और इसका केमिकल फार्मूला O3 है और इसी के बरक्स ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के एटम से बनता है। अकॉर्डिंग टू साइंस आज से 600 मिलियन साल पहले अर्थ पर ओजोन लेयर मिली थी। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक जोन है जो कि अर्थ की सरफेस से तकरीबन 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। अर्थ पर मौजूद 90% ओजोन इसी एरिया में पाया जाता है। सरफेस से तकरीबन 32 किलोमीटर ऊपर ओजोन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है जो कि है 0.0015%। वैसे तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, एक्चुअली में ये गैस बहुत कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन इतनी छोटी अमाउंट ही अर्थ के लिए बहुत जरूरी है। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. And what worries scientists most is they're still not exactly sure what causes the hole. ओजोन एक्चुअली में ऑक्सीजन से ही बनता है जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती है और यहाँ पर एक सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं और ये अलग हुए एटम्स जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिक्स होते हैं तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। O2 + O = O3। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट साइकिल है जो कि बार बार देखने को मिलती है। अक्सर ओजोन का मॉलिक्यूल भी उस ऑक्सीजन के एक एटम से टकरा जाता है और दोबारा से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है। इन दोनों रिएक्शंस की एक साइकिल चलती रहती है और इस पूरी साइकिल को चैपमैन साइकिल का नाम दिया गया है और ये नाम साइंटिस्ट सिडनी चैपमैन के ऊपर रखा गया है जिन्होंने इस केमिकल रिएक्शन को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। इस रिएक्शन को फोटो डिसोसिएशन और फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटो यानी लाइट और डिसोसिएशन मतलब स्प्लिटिंग अप, लाइट की वजह से एटम का स्प्लिट अप होना। ओजोन लेयर मेनली जानी जाती है सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए। यूवी रेज की वजह से हमें सनबर्न्स हो सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है, कैटरेक्ट्स हो सकते हैं और इसके अलावा स्किन और आंखों का भी कैंसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर पता कैसे चली। अक्टूबर 1982 में एंटार्क्टिका के बर्फीले तूफानों के बीच मौजूद एक रिसर्च स्टेशन साइंटिस्ट जोसेफ फार्मन कुछ मेजरमेंट ले रहे थे। ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की अमाउंट मेजर कर रहे थे सिर्फ एक मशीन का इस्तेमाल करके। अचानक से मशीन एक रीडिंग देती है जो कि काफी अजीब होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक एटमॉस्फेयर में ओजोन की अमाउंट 40% डिक्रीज कर गई थी। जोसेफ इसे देखकर हैरान तो नहीं हुए, उन्हें लगता है कि इतना अजीबो गरीब नंबर ओजोन लेयर 40% कैसे ड्रॉप कर सकता है। शायद इस मशीन में ही कोई गलती है या शायद ये ढंग से काम नहीं कर रही। उनको ये भी लगता था कि अगर ओजोन का लेवल सही में इतना नीचे गिर गया हो तो पक्का नासा की हजारों सैटेलाइट घूम रही हैं वो उसे लाजमी डिटेक्ट कर लेती। तो वो अपना सामान पैक कर कर अपने घर को दोबारा वापस चले जाते हैं और इसी के अगले साल अक्टूबर 1983 में वो दोबारा से आते हैं। इस बार वो अपने साथ एक नई मशीन लेके आते हैं और फिर से मेजरमेंट लेते हैं। इस बार जो रीडिंग आती है उसके मुताबिक ओजोन का लेवल और भी ज्यादा डिक्रीज कर गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ तो मसला है, इतनी अनबिलीवेबल रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर से वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती तो नासा जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी ढूंढ पाती उसे। तो फिर से वो अपना सामान पैक कर कर अपने घर को वापस लौट जाते हैं और इसी के एक और साल बाद अक्टूबर 1984 जब वो दोबारा से पहुँचते हैं अपने काम करने के लिए तो वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो रीडिंग को किसी और रिसर्च स्टेशन में लेंगे। तो वो अपने ओरिजिनल रिसर्च स्टेशन से तकरीबन
तकरीबन 1000 मील दूर एक बार फिर से वो मशीन को रीडिंग के लिए सेटअप करते हैं और इसकी मेजरमेंट लेते हैं। तो इधर इनको पता चलता है कि ओजोन का लेवल और भी ज्यादा डिक्रीज कर गया है और यहाँ इन्हें एहसास होता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो वो नासा के पास अपना सबूत लेकर पहुँचते हैं और जल्द ही दुनिया को पता चलता है एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल के बारे में। हैरानी की बात ये थी कि ओजोन होल साल ब साल बहुत ही तेजी से बड़ा हो रहा था। नासा के साइंटिस्ट ने इसे ओवरलुक किया। जब वो अपने सैटेलाइट डेटा पर वापस आए तो उन्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखाई दी। 1979 में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 1980 और 1981 थोड़ा सा कुछ ब्लू दिखना शुरू हो गया था और 1982 में एक प्रॉपर होल विजिबल होने लगा और फिर 1983 में ये होल और बड़ा हो गया और अगले साल 1984 में ये होल इतना बड़ा बन चुका था। दुनिया भर में इस खबर को लेकर हल्ला मच जाता है। अगर इसी तरीके से ओजोन लेयर खत्म होती रही एटमॉस्फेयर से तो ये एक भयानक इवेंट होने वाला है। अर्थ पर मौजूद सारे प्लांट, एनिमल्स और इंसानों के लिए रहना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और अगर ओजोन खत्म होगी तो जमीन से शायद जिंदगी भी खत्म हो जाए। और जिस रेट से ये होल बड़ा हो रहा था इसे देखकर प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 2050 तक ओजोन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. Ozone depletion is not a natural thing. It stems from human emissions of chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs. अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की थिकनेस के बारे में। ओजोन लेयर की थिकनेस है 3 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक, जो कि 300 से 500 डॉप्सन यूनिट्स होते हैं। अब ये डॉप्सन यूनिट क्या है? 1921 में एक ब्रिटिश जियोफिजिस्ट जिनका नाम था JMB डॉप्सन, उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जिसके जरिए मेजर किया जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन क्या है और फिर इस मशीन को नाम दिया जाता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये आज के दिन तक स्टैंडर्ड डिवाइस है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर में ओजोन को मेजर करते हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि ओजोन लेयर में खराबी आती क्यों है? बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ओजोन लेयर में खराबी पैदा होती है। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये कोयले को जलाने से या फिर गाड़ी के एग्जॉस्ट से रिलीज होती है तो इनकी वजह से ओजोन फॉर्म होती है सरफेस लेवल पे। Hole appears in the ozone layer over the South Pole. And what worries scientists most is They're still not exactly sure what causes the hole. लेकिन अब अच्छी बात यहाँ ये है कि कई मुल्कों ने आपस में मिलकर इसका हल जरूर निकाल लिया है, जिसकी वजह से अभी तक के लिए खतरा टला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर क्यों नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।